हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज से हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके बाद जो हम ये पढ़ रहे हैं, जो अब जो पढ़ेंगे वो सिर्फ बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल होगा या उसमें आने का संभावना होगा, वही सवाल हम लोग अब पढ़ेंगे। मतलब सिर्फ इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन कि सिलेबस तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन अब जो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अब उन सब को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा से जा सके। इसीलिए यहाँ पे हेडिंग बनाए हैं कि बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। क्योंकि अगर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पता नहीं कर सकते कि कौन कौन पूछा जाता है, क्योंकि पढ़ने का तो आप बहुत सारा चीज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन जो जो एग्ज़ाम में आए वो तो कम से कम पढ़ना ही है, याद करना ही है, उनको ज़्यादा याद करना है। और बाकी सबको भी पढ़ना है लेकिन उतना नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है, उसको हमको अच्छे से तैयार करना है। तो हम क्या करेंगे, आज से ये पहले एक शुरुआत से एक दो सवाल इसमें लिएंगे, उसके बाद और भी चलते रहेगा, ये वीडियो लगातार बनाते रहेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जा सके। ठीक है, चलिए इसको शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिख दिए हैं बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, और ये सभी 2 अंक में पूछा जाएगा, और जो 5 अंक वाला रहेगा वो हम बता देंगे कि 5 अंक वाला कौन सा सवाल है। ठीक है, और ये रहा व्हाट्सअप नंबर। आपको अगर कहीं पे दिक्कत हो रहा है तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा उसका। ठीक है, देखिए बात करते हैं। पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण से क्या समझते हैं, उदाहरण दे। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, और ये सभी हम लोग PYQ ही पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मतलब पिछले साल में पूछा हुआ है, उन सभी क्वेश्चन को ही हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, जो नहीं पूछा गया है, जो और पूछने वाला है, जो नहीं पूछा गया है लेकिन उसका चांस से पूछा जाएगा, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण से क्या समझते हैं, उदाहरण दे। देखिए वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं का कुल योग और उत्पाद के परमाणुओं का कुल योग आपस में बराबर हो, उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस एग्जांपल का अगर हम बात करें कि N2 + H2, ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, मिल के बनता अमोनिया NH3। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे, इसको कहते हैं हम लोग अभिकारक, तीर के इस साइड लोग कहते हैं हम लोग अभिकारक, और तीर के इस साइड लोग कहते हैं हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है, देखिए इधर देखिए नाइट्रोजन कितना है, इधर नाइट्रोजन परमाणु 2 परमाणु है, इधर कितना परमाणु है, नाइट्रोजन का 1 परमाणु है। देखिए तो इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर क्या है, 1 ही परमाणु है। बराबर हुआ, नहीं बराबर हुआ। अगर बराबर नहीं होगा तब इसको कहते हैं हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण, लेकिन अगर बराबर होगा तब क्या कहेंगे, इसको हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे और भी चेक कीजिए ना, हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ कितना है, 3, हाइड्रोजन 3, बराबर नहीं है। एक भी अगर बराबर नहीं हो, अगर मान के चलते अगर हाइड्रोजन बराबर भी होता लेकिन नाइट्रोजन बराबर नहीं होता, तो भी क्या होता, वह संतुलित रासायनिक समीकरण होता। तो इसको क्या करना होगा, हमको संतुलित करना होगा। तो हम बताएंगे, वो भी सवाल लेंगे कैसे संतुलित करते हैं, लेकिन फिलहाल हम तुरंत कर देते हैं। यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 3 लगाएंगे, ये संतुलित हो जाएगा। अब चेक करते हैं, तो बताइए N2 नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे 2, इधर देखिए तो नाइट्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन 2। बताइए हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन परमाणु है। इधर गुना कीजिए तो 3 दूनी 6, हाइड्रोजन कितना परमाणु हो गया, 6 परमाणु हो गया। देखिए अब ये बराबर हो गया, ये क्या हो गया, इधर भी नाइट्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 6, इधर भी हाइड्रोजन 6, मतलब बराबर हो गया। तो अगर बराबर हो, अभिकारक का परमाणुओं का कुल योग 6 2 8, इधर भी बराबर हो, तो ये क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। वही परिभाषा लिखे हैं कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं का कुल योग और उत्पादों के परमाणुओं का कुल योग बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे यही एग्जाम्पल लिए हैं, N2 + 3H2 क्या बनता है, 2NH3, मतलब अमोनिया बनता है। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला क्या बन गया, अमोनिया बना। यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन परमाणु है, यहाँ पे भी 3 दूनी 6 हाइड्रोजन परमाणु है। ये संतुलित हो गया। इसको भी चेक करके दिखाते हैं आपको। रुकिए, मिटाने वाला छूट गया, हाथ से मिटाते हैं। देखिए इसको दिखाते हैं आपको, क्या लिखा है यहाँ पे, 2Na + Cl2 क्या बनता है, 2NaCl, ये बना। ठीक है, अब बताइए कि संतुलित कैसे है। तो क्या देखेंगे हम लोग, अभिकारक के परमाणुओं का कुल योग और उत्पाद के परमाणुओं का कुल योग क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। तो अभिकारक ये वाला हो जाएगा। इसमें देखिए सोडियम का कितना परमाणु है, इसमें सोडियम का 2 परमाणु है, 2 लिख देंगे। इधर कितना सोडियम परमाणु, 2 परमाणु है, Na। ठीक है भाई, Cl कितना है यहाँ पे, क्लोरीन का परमाणु 2 परमाणु है।
यहाँ कितना है 2 परमाणु है। देखिए इधर भी अभिकारक 2, इधर भी सोडियम का 2, अभिकारक में उत्पाद या अभिकारक में क्लोरीन का 2 परमाणु, उत्पाद में क्लोरीन का 2 परमाणु, बराबर हो गया आपस में, इधर भी 2 2, इधर भी 2 2, तो ये बराबर हो गया। क्या हो गया? ये बराबर हो गया। तो अगर बराबर हो जाए तब इसको कहते हैं हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं इसको हम लोग? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसको बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन बैंक में देखिएगा बहुत बार ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? जैसे अगर एग्जांपल यही लें, हम N2 वाला ही लें, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, N2 + H2 क्या बना? NH3 बना, अमोनिया बना। तो बताइए इसको संतुलित करना क्यों ज़रूरी है? अभी जैसे अगर मान के चलें N नाइट्रोजन परमाणु 2 इधर है, इधर नाइट्रोजन परमाणु 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 परमाणु है, यहाँ पे 3 है, तो बताइए ये अभी असंतुलित समीकरण है, क्योंकि इधर बराबर नहीं है, यहाँ भी बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं है तो ये असंतुलित हुआ। इसको संतुलित करना क्यों ज़रूरी है? ये है अगला क्वेश्चन, और बार बार पूछा जाता है इस सवाल को। ठीक है, तो आपको हम बताते हैं क्यों ज़रूरी है। देखिए अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, तो नाइट्रोजन 2 परमाणु है, नाइट्रोजन 1 परमाणु है, हाइड्रोजन 2 परमाणु है और हाइड्रोजन 3 परमाणु है। तो अगर इसका द्रव्यमान का अगर हम बात करें, नाइट्रोजन का 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है 14, 2 ठो है यहाँ, तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा द्रव्यमान। एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान होता है 1, 2 का कितना हो जाएगा? 2। तो टोटल मिला कितना हो गया? 28 2 30 हो गया। ठीक है भाई, 30 द्रव्यमान हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 परमाणु है, कितना द्रव्यमान हो जाएगा? 14। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो 3 द्रव्यमान होता है। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, 14 3 कितना हो गया? 17। कितना हो गया? 17। अभिकारक में द्रव्यमान कितना टोटल? 30। इसमें उत्पाद में कितना है? 17 है। लेकिन आपको 9th क्लास में हम एक नियम पढ़ाए थे, द्रव्यमान संरक्षण नियम। क्या पढ़ाए थे? द्रव्यमान संरक्षण नियम। कहता है द्रव्यमान संरक्षण नियम कि द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो अभिकारक में 30 था और यहाँ पे कितना हो गया? 17 बचा, तो यहाँ पे तो विनाश हो रहा है ना। लेकिन नियम क्या कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? वो कहता है कि विनाश नहीं होना चाहिए, बराबर ही रहता है, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें द्रव्यमान क्या होगा? ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, मतलब क्या? बराबर रहता है ये द्रव्यमान। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? घट गया। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये संतुलित समीकरण नहीं था, इसीलिए ऐसा हुआ। तो क्या करना होगा? तुमको संतुलित करना होगा, मतलब द्रव्यमान बराबर करना होगा। और द्रव्यमान बराबर कैसे होगा? तो हम लोग संतुलित कर देंगे तो द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा? बराबर। मतलब क्या? द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है कि द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो यहाँ पे भी विनाश नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी 30 होना चाहिए, यहाँ पे 40 रहेगा तो यहाँ पे भी 40 होना चाहिए, ये कहता है नियम। तो हम क्या, हमको क्या करना होगा? बराबर करना होगा द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बराबर करने के लिए क्या करना होगा? आपको परमाणु बराबर कीजिए। परमाणु अगर बराबर कर दिए तो द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा? अपने आप बराबर हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे यहाँ पे संतुलित किए थे इसको, ये वाला किए थे संतुलित, तो N2 + 3H2 किए थे, 3H2 यहाँ पे 2NH3। अब चेक करते हैं, बताइए नाइट्रोजन यहाँ पे 2 ठो है, एक परमाणु का होता है 14 नाइट्रोजन का द्रव्यमान, तो 2 कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 दूनी 6 हाइड्रोजन परमाणु हो गया, तो एक हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान होता है 1, तो 6 कितना हो जाएगा? 6। तो 28 से कितना हो गया? 28 से 34, 34 हो गया। अब इधर चेक करते हैं, यहाँ पे NH3 कितना बार है? 2 बार है ना। NH3 कितना बार है? 2 बार है, मतलब NH3 2 बार है, NH3 2 बार है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। इसका 14 हो जाएगा, इसका भी 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 28 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो गया, तो कितना हो जाएगा? एक का होता है 1, तो 6 का कितना हो जाएगा? 6। तो 28 और 6 यहाँ कितना हो गया? 34। तो जैसे संतुलित किए, आगे द्रव्यमान क्या हो गया इसका? बराबर, 34 34 बराबर हो गया। इसका मतलब क्या? द्रव्यमान बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? संतुलित करते हैं, क्योंकि संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। वही यहाँ पे लिखे हैं, क्योंकि असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक के परमाणुओं का कुल द्रव्यमान तथा उत्पाद के परमाणुओं का कुल द्रव्यमान आपस में बराबर नहीं होता है। और चूँकि हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम से जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है। मेन यही है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन होना चाहिए। यहाँ पे पालन नहीं हो रहा था,
क्या कहता है थर्मोडीनेमिक्स नियम? रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, लेकिन यहाँ पे विनाश हो रहा था। यहाँ पे देखे कि यहाँ पे 30 था, वहाँ पे 17 बचा, तो ये विनाश हो रहा था भाई, इसलिए हमको बराबर करना था द्रव्यमान को। तो बराबर द्रव्यमान कब होगा? जब हम क्या करें, परमाणु बराबर कर देगा। परमाणु बराबर कर देंगे ना, इधर भी 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन, तो ये परमाणु बराबर किए, इधर 6 हाइड्रोजन, इधर भी 6 हाइड्रोजन, परमाणु बराबर किए, द्रव्यमान क्या हो जाएगा? अपने आप बराबर हो जाएगा, और ये थर्मोडीनेमिक्स नियम का पालन भी हो जाएगा। इसीलिए द्रव्यमान बराबर करने के लिए ही हम लोगों को समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। तो इन भाषा को क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे। और हाँ, ये नहीं लिखना है आपको, ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये लिखना था ये, और ये एग्जाम्पल देना था, इसका उदाहरण भी दे कहते हैं, और यहाँ पे ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। तो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो कॉपी में लिख सकते हैं। इसी तरह आपको एग्ज़ाम में भी लिखना होगा, ठीक है। तो रहने ते आज यहीं तक, फिर मिलेंगे इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में और भी इसके आगे क्वेश्चन लेकर के।